सवालों की तवील फहरिस्त थी अली जैदी के पास और आले रजा के पास। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछूंगा, चूंकि आपका क़याम जो है उर्दू अदब की बस्ती लखनऊ में है, वहाँ आप क़याम पजीर है और उर्दू अदब पे आपकी गहरी नज़र है। मीर अनीस और मीर दबीर का 3 रोज से हम जिक्र सुन रहे हैं। ये बताइएगा कि लखनऊ में उनके ख़ानदान के कुछ लोग अभी हैं, क़याम पजीर हैं, उनकी जो नस्ल है, और क्या उनके ख़ानदान के कुछ अफराद अभी भी मरसिए पे काम कर रहे हैं? कोई उनका फ़र्द ख़ानदान का कोई नौजवान, कोई आदमी जो अभी भी मरसिया लिख रहा है, या मरसिए के लिए किसी किस्म की उनकी खिदमत है उनके खानदान में से? देखिए, खानदान अनीस में माजी में तो बहुत सारे मरसिया निगार भी पैदा हुए हैं और उन्होंने मरसिए पे काम भी किया है। लेकिन आपने जो सवाल किया मौजूदा सूरत हाल के ताल्लुक से किया है, तो मैं अपने नाजरीन को मौजूदा सूरत हाल से ही वाकिफ कराना चाहूंगा कि खानदान अनीस का जहां तक ताल्लुक है, तो खानदान अनीस में फिल वक्त मरसिया कहने वाले तो मौजूद हैं और उनका नाम गौहर जैदी है और मरसिए ठीक ठाक कह रहे हैं वो। और नस्र में एक बहुत ही अहम नाम था जो अभी कुछ महीनों पहले जिनका इंतकाल हो गया है, अली अहमद दानिश, जो आले अच्छा। अनीस थे। उन्होंने नस्र में काफी काम किया है, मरसिए तो उन्होंने नहीं कहे हैं। लेकिन फिल वक्त कोई ऐसा काबिल जिक्र और अहम मरसिया निगार खानदान अनीस में नहीं है जिंदा लोगों में कि मैं जिसका जिक्र कर सकूं। और जिसका जिक्र किया मैंने वही गौहर जैदी साहब हैं जो मरसिए कह रहे हैं। लेकिन जिस पाए की हम तवक्को खानदान अनीस से कर सकते हैं या जो हमारी उम्मीदें खानदान अनीस से हो सकती हैं, उस तर्ज और उस नहज का कोई भी मरसिया निगार फिल वक्त मेरे इल्म में नहीं है कि मरसिया कोई कह रहा हो उस तरह का। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि मरसिया लखनऊ में नहीं कहा जा रहा है। मरसिया कहा जा रहा है और खूब कहा जा रहा है, मगर वो अनीस और दबीर के खानदान से मुख्तलिफ है। यानी वो तबका या वो शोरा जो मरसिया कह रहे हैं, मैं उनका भी जिक्र करूंगा अभी कि वो कौन लोग हैं जो लखनऊ में अच्छा मरसिया कह रहे हैं इस वक्त। जी, इरशाद लेकिन पहले इरशाद। आपके सवाल को मुकम्मल कर दूं। अनीस के साथ आपने क्योंकि दबीर का भी तस्करा किया कि मिर्जा दबीर के खानदान की क्या सूरत हाल है, तो मैं उनके हवाले से भी अर्ज कर दूं कि मिर्जा दबीर के खानवादे में भी फिल वक्त कोई ऐसा काबिल जिक्र शायर नहीं है। माजी में बहुत से शायर गुजरे हैं और मैंने हिदायत टीवी पे पूरी सीरीज मेरी है, 12 या 14 किस्तें वहां पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। खानदान अनीस और खानदान दबीर के हवाले से एक एक घंटे की एक एक स्पीच है, एक एक तकरीर है मेरी जो मैंने हिदायत टीवी के लिए की हैं और वो वहां मौजूद हैं। तो जो लोग चाहें तो वहां देख सकते हैं। तमाम लखनऊ के हवाले से, मरसिए के हवाले से वो मेरी तकरीरें हैं वहां पर। तो मैं माजी में नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि सवाल हाल के ताल्लुक से, तो हाल ही पे गुफ्तगू करूंगा। फिल वक्त यहाँ भी मिर्जा दबीर के खानदान में भी सन्नाटा है। कोई ऐसा शायर नहीं है कि जिसका मैं जिक्र कर सकूं। उनके खानदान में 2 बच्चे हैं अभी जो शायरी कर रहे हैं, अफसर दबीरी और कौसर दबीरी। वो उनके यानी मिर्जा दबीर के पोते के बेटे हैं। दोनों बच्चे नौजवान हैं अभी और शायरी कर रहे हैं। बस वही मैं उनके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि ठीक ठाक शायरी कर रहे हैं। बस शायरी कर रहे हैं गोया, एक तरह से ये कह सकता हूं मैं। लेकिन जो तवक्कुआत और जो मेयार हमें या जो हमें हमारी उम्मीदें दबीर के हवाले से होना चाहिए या उस खानदान में होना चाहिए जो चीजें, वो मुझे नजर नहीं आ रही हैं। और फिर मैं समझता हूँ मुझे क्या नजर नहीं आ रही हैं। अगर वो उस लेवल का या उस नहज का या उस तर्ज का कोई शायर दोनों खानदानों में मौजूद होता फिल वक्त कोई, तो यकीनी तौर पे आप हजरात के इल्म में भी होता और वो जिक्र में होता। और जाहिर सी बात है, इल्म और फन को छुपाया नहीं जा सकता। उसका इल्म खुद बोलता और उसका फन खुद बोलता कि मैं खानदान अनीस का वारिस हूँ या मैं खानदान दबीर का वारिस हूँ। लेकिन आप ये शायद बात थोड़ा तल्ख हो जाएगी शायरी की तरफ, तो बहुत बड़ी बात है हम उनकी विरासत तलाश करें। उनके मज़ारों के भी हकीकी वारिस नहीं है। ओहो। हकीकी वारिस मैं इन अल्फाज में कह रहा हूं, बहुत तल्ख है, लखनऊ के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहा हूं, मुझे ये भी एहसास है। हो सकता है हमारे बाज़ अहबाब को बुरा लगे, मगर आपने सवाल ऐसा कर दिया है कि मैं फिर सच कहे बगैर रह नहीं सकता। जी जी। एक बार हिंदुस्तान जनाब रेहान आजमी साहब तशरीफ लाए थे कराची से, और मैंने अपने ही चैनल के लिए एक उनका इंटरव्यू किया था अनीस के हवाले से। तो बड़ी तल्ख बातें उन्होंने कही थी और वो बहुत रो दिए थे वो अनीस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए। वो इंटरव्यू हमने आज तक हिम्मत नहीं की कि हम अपने चैनल पे चला सकें।
اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ باتیں اتنی تلخ کی تھی کہ شاید اہل لکھنؤ وہ برداشت نہ کر سکتے، اور دوسرے حضرات بھی ان کو نہ قبول کرتے جو باتیں ریحان اعظمی صاحب نے اس انٹرویو میں کہی تھی. لیکن کبھی ہوگا موقع کوئی مل ایسا کہ شاید اسے ہمت کر سکے ہم اسے نشر کرنے کی، تو ضرور کریں گے. ریحان اعظمی صاحب کا بڑا تاریخی انٹرویو ہے ہمارے پاس جو موجود ہے. بہرکیف تو میں عرض کر رہا تھا کہ مزاروں کے وارث بھی حقیقی نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑا بامانی فقرہ ہے میرا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے خاندان میں کوئی نہیں ہے. خاندان انیس میں افراد موجود ہیں اور بہت اچھے افراد ہیں، پڑھے لکھے افراد ہیں، ذمہ دار افراد ہیں. خاندان دبیر میں پڑھے لکھے افراد ہیں، ذمہ دار افراد ہیں. لیکن اگر آپ مزار انیس پہ جائیے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی اور لگے گا جیسے شاید کسی ایسے شخص کی قبر پہ آ گئے جس کا کوئی وارث دنیا میں موجود نہ ہو. اوہو. خاندان دبیر کے تعلق سے میں کچھ نہیں کہوں گا. مزار دبیر پہ جائیے آپ تو وہاں جو اداسی اور جو محرومی برس رہی ہے وہ خود اپنے آپ ایک نوحہ ہے، ایک مرثیہ ہے. اوہو. اگر میں یہ لفظ استعمال کروں شاید بے محل نہ ہوگا کہ انیس و دبیر کے مزار اس وقت مرثیے میں تبدیل ہو چکے ہیں. یعنی جنہوں نے ساری زندگی مرثیے کہے ہیں ان کے مزار بھی آج مرثیہ بن چکے ہیں. اتنے مظلوم ہے یہ شاعر. شاید یہ اگر مغربی ممالک میں ہوتے، اگر یہ شاعر امریکہ میں ہوتے، کینیڈا میں ہوتے، لندن میں ہوتے، تو ان کے وہ شاندار مزار بنے ہوئے ہوتے اور وہ شاندار مقبرے ہوتے کہ دنیا کے لیے افتخار کی بات بھی ہوتے اور شاید لوگ دیکھنے کے لیے آتے انہیں. اس کی مثالیں موجود ہیں. آپ چلے جائیں آپ امریکہ میں اور لندن میں، اور جو وہاں کے شعراء ہیں، اہم ترین شعراء انگریزی کے آپ دیکھ لیں، یا وہاں کی جو زبانیں ہیں ان کے شعراء، یا ایران چلے جائیے آپ، دور نہ جائیے، وہاں حافظ شیرازی کا آپ مزار دیکھ لیجئے، عمر خیام کا مزار دیکھ لیجئے، کس طرح سے انہوں نے بنایا ہے کہ دنیا آ کے آج اسے دیکھتی ہے. اور ہمارے پاس اتنے عظیم شاعر ہیں انیس و دبیر جنہیں دنیا کی کسی بھی زبان کے مقابلے میں ہم بلا تکلف رکھ سکتے ہیں. خدائے سگن جنہیں کہا جاتا ہے، اور ان کے مزار ایک مرثیے میں تبدیل ہو گئے. مجھے اس وقت اپنے دوست علامہ ناصر عباس شہید یاد آ رہے ہیں. اگر مزار انیس کی بات ہو رہی ہے تو اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. انیس کے مزار پر جب وہ حیدرآباد آئے تھے مجلس پڑھنے کے لیے سن 2001 میں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ملتان والے علامہ ناصر عباس صاحب قبلہ کا ذکر کر رہا ہوں میں، جو میرے بہت ہی عزیز ترین دوست تھے. جب وہ حیدرآباد تشریف لائے تو انہوں نے مجھے حیدرآباد سے فون کیا کہ شفیق صاحب میری خواہش ہے کہ میں لکھنؤ آؤں. تو میں نے کہا بالکل آئیے، آپ کا گھر ہے، آپ اس میں کیا تکلف کی بات ہے، آپ لکھنؤ آئیے اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے مجالس کا بھی اہتمام کریں گے یہاں پر. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے مجالس پڑھنے کی تو خواہش نہیں ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں لکھنؤ آؤں تو مزار انیس و دبیر پر حاضری دوں. میں نے کہا بالکل آئیے آپ، انشاءاللہ آپ مزار انیس و دبیر پہ بھی جائیں گے. اب آپ دیکھیں یہاں پر میں ابھی تک بات لکھنؤ کی کر رہا تھا، ہو سکتا ہے میرے ملک والوں کو یعنی ہندوستان والوں کو بری لگے یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، کہ پاکستان سے آنے والا شاعر، پاکستان سے آنے والا ذاکر جب ان خبروں کو دیکھتا ہے تو کس طرح روتا ہے، اس کا اندازہ لگائیے گا آپ. ابھی میں نے ریحان صاحب کی بات کہی کہ ریحان صاحب جب آئے تو میں انٹرویو آج تک نشر کرنے کی ہمت نہیں کر پایا ہوں. اسی طرح سے جب ناصر عباس صاحب آئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، تو آپ ان کے حوالے سے 2 جملے سن لیجئے بس. میں اپنے تمام ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ انیس و دبیر کے وارثوں کو تلاش کرنے والوں، انیس و دبیر کے مزار کس حال میں پڑے ہوئے ہیں. پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوں میں. دیکھیں آپ کہ جب وہ آئے یہاں پر تو مزار انیس پر انہوں نے جیسے ہی، سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتا ہوں میں اس بات کو، بہت جلدی ختم کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تقریر کرنے بھی جانا ہے، کہ جب وہ لکھنؤ آئے اور میرے یہاں پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا سامان سفر رکھنے کے بعد مجھ سے کہا کہ شفق صاحب میں ناشتہ بعد میں کروں گا، چائے بعد میں پیوں گا، سب سے پہلے مزار انیس پہ جاؤں گا. ایئرپورٹ سے گھر اور گھر سے سیدھے مزار انیس پر میں انہیں لے کے گیا. میں نے بہت ضد کی کہ پہلے آپ کچھ کھا پی لیں اس کے بعد آپ جائیں، مزار انیس پہ چلیں گے، مزار انیس لکھنؤ ہی میں ہے اور اگر تھوڑا دیر سے جائیں گے تو کہیں لکھنؤ سے غائب نہیں ہو جائے گا، وہ لکھنؤ ہی میں رہے گا. مگر انہیں نہیں اس بات کو قبول کیا. انہوں نے کہا پہلے میں حاضر ہوں گا مزار پہ، اس کے بعد لکھنؤ پانی پیوں گا میں. اللہ انہیں سلامت رکھے، کیا جذبہ تھا. اس کے بعد مزار انیس پہ لے کے آئے انہیں، اور جب مزار انیس پر آئے، جو مزار انیس کی حالت دیکھی انہوں نے، رونے لگے، چیخے مار کے رونے لگے. اس کے بعد ایک عورت کو انہوں نے برابر میں ایک کھڑکی کھلتی ہے مزار انیس کے، دستک دی اس کھڑکی پر، اور اس خاتون سے انہوں نے ایک بالٹی میں پانی لیا اور اس سے ایک ڈونگا لیا. اس کے بعد مزار انیس کو دھویا اپنے ہاتھوں سے. اب میں وہ
कैफियत नहीं बयान कर सकता था कि धोने से पहले क्या कैफियत उस कतबे की थी जिस पर अनीस का नाम लिखा हुआ था, जिस पर दबीर का शेर लिखा हुआ था, जिस पर तारीख वफात लिखी हुई थी। मैं वो बयान नहीं कर सकता, मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं उस कैफियत को बयान कर सकूं। बस इतना ही कह सकता हूं कि आंखों से आंसू निकल आए, रोने लगे उस हालत को देखकर। उसके बाद अल्लामा नासिर अब्बास ने उसे धोया और अपने हाथों से धोने के बाद अपना कुर्ता उतारा। कुर्ता उतारने के बाद मजार अनीस को साफ किया उस कुर्ते से, और उसके बाद फिर बैठकर शमा रोशन की और मुझसे कहा, शफक साहब आप बैठिए, मजलिस सुनिए, मैं मजलिस पढ़ूंगा मजार अनीस पर। मेरी तमन्ना थी, दुनिया में किसी जगह भी किसी मुल्क में जाने की तमन्ना नहीं थी, सिर्फ ये तमन्ना थी कि अनीस के मजार पर जाके मजलिस पढ़ूंगा। आप सामे हैं और मैं खतीब हूं, ये कह के मजलिस शुरू की उन्होंने। और अब मजलिस जो शुरू की तो उन्होंने वो सराय की जबान में शुरू की। अब मुझे सराय की आती नहीं है, मैं हैरत में पड़ गया कि ये सामे के सामने ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो समझ ही नहीं सकता है। सराय की जबान मुझे आती नहीं है। सराय के में 20 मिनट तक उन्होंने मसायब पढ़े और इतना रोए, इतना गिरिया किया कि बस मैं उनकी गिरिये के अंदाज से मैं गिरिया कर रहा था और थोड़ा थोड़ा मानी को समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये बयान कर रहे हैं, क्या मफहूम होगा इन जुमलों का, अंदाजे से कयास की बुनियाद पर समझ रहा था। उसके बाद जब वो पढ़ चुके तो मैंने उससे सवाल किया, नासिर अब्बास साहब आपने सराय की मजलिस पढ़ी है, ना ये अनीस की जबान है, ना शफीक की जबान है, ना मेरी जबान, मुझे आती नहीं है। जिस मजार में बैठ के पढ़ लेना उन्हें आती है सराय की जबान, तो आपने ये सराय की में क्यों मजलिस पढ़ी? कहने लगे, शफक साहब ये जुमला जब सोच लेता हूं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अजीब फिक्रा कहा। कहने लगे, शफक साहब मेरी जुरत, मेरी हिम्मत कि मैं मजार अनीस पर बैठकर उर्दू में मजलिस पढ़ूं। मेरी इतनी जुरत कहां है कि मैं अनीस के सामने उर्दू बोलूं, जिसके मरसिये को कबूलियत की सनद जनाब जहरा ने दी हो। मेरी मजाल है कि मैं उसके सामने उर्दू में मजलिस पढ़ूं। मैं अपनी टूटी फूटी जबान में खराज अकीदत पेश कर रहा था अनीस को और जनाब जहरा की बारगाह में फरियाद कर रहा था। ये कह के हम लोग वहां से उठाए। तो बस कहने का मकसद, इस वाक़े को नकल करने का मकसद कि मजार अनीस और मजार दबीर की क्या हालत है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि लखनऊ वालों ने कोशिशें नहीं की हैं, मैं यहाँ इसका भी जिक्र करना चाहूंगा और बस बात खत्म कर रहा हूँ कि अहले लखनऊ ने बहुत कोशिशें की हैं। खुसूसन इस मरहले पर मैं हकीमुल उम्मत मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब खुदा का जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने आलमी सतह मजार अनीस को सजाने और संवारने की कोशिश की और आज हकल में मजार अनीस को रहे हैं कि उस पर गुंबद है और खूबसूरत एक मजार बना हुआ है। ये हकीमुल उम्मत मौलाना कल्बे सादिक साहब लाही की वजह से बना हुआ है, उनकी कोशिश दी जाए। सेमिनार और पूरी दुनिया के स्कॉलर्स को बुलाया, लेकिन क्या कल्बे सादिक साहब लाही की ये जिम्मेदारी है कि वही हमेशा मजार अनीस को आके साफ करेंगे? क्या अल्लामा नासिर अब्बासी की जिम्मेदारी है वही मजार अनीस को आके धोएंगे? क्या रेहान आजमी साहब की जिम्मेदारी है कि वो मजार अनीस पे आके फरियाद करेंगे? हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम लखनऊ में रहते हैं, क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है कि हम कम से कम अपने इन अजीम तरीन शोरा के मजारों को अगर अजीम नहीं बना सकते तो कम से कम इनकी सफाई का ही ख्याल रखें, इनको दुरुस्त रखें, इनकी मरम्मत का ख्याल रखें। इतना तो हम कर ही सकते हैं। और याद रहे, ये सिर्फ लखनऊ वालों से खिताब करते हुए नहीं कह रहा हूं, अपने हमवतनों से खिताब नहीं है मेरा, ये पूरी दुनिया से खिताब करते हुए कह रहा हूं कि किसी का मजार बनाने से उसकी अजमतों में इजाफा नहीं होता। अजमतों में इजाफा उसके फन की वजह से होता है। मजार वीरान हो मगर अनीस का फन हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा ताबिंदा रहेगा। मजार वीरान हो, दबीर का फन हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा ताबिंदा रहेगा। और इनका फन हमेशा इनके इल्म और इनके फन की वजह से सारी दुनिया इनकी अजमतों को सलाम करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और कोई सवाल? जी, अली जैदी, डॉक्टर साहब को बहुत इमरजेंसी में जाना है, एक सवाल की गुंजाइश रखते हैं और फिर हम इनसे इजाजत लेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका टाइम जो है वो पेश नज़र है और उसी लिहाज से मेरे पास सवालों की एक लिस्ट थी, मैं छोड़ रहा हूँ। मुख्तसर सा बयान बताइएगा कि मीर अनीस, आपका जो टॉपिक था पढ़ने का फन, तो मीर अनीस और मीर दबीर के पढ़ने में कोई फर्क था या दोनों बिल्कुल एक जैसे ही पढ़ते थे? जी जी, मिर्जा दबीर जी, दोनों एक जैसा अच्छा सवाल है। जी जी, फर्क था, दोनों के पढ़ने में फर्क था और नसरी के पढ़ने में फर्क था।
मरसिया कहने में भी फर्क है, दोनों का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है एक दूसरे से। और जिसे सब्जेक्ट बना के अल्लामा शिबली नुमानी ने पूरी किताब लिखी है, मवाजना अनीस दबीर। और ये उर्दू मरसिए पर एक शिबली नुमानी का बहुत बड़ा एहसान है कि जो उन्होंने मवाजना दबीर लिख कर एक बहुत बड़ा उर्दू मरसिए की तनकीद का सुतून कायम किया है। हर चंद के हम इल्जाम लगाते हैं शिबली पर। एक इल्जाम शिबली पर वो अनीस से ज्यादा मोहब्बत करते थे और इसलिए उन्होंने उसमें अनीस को ज्यादा बड़ा चढ़ा के पेश किया है मवाजने में। वो एक अलग चीज है, किसी को किसी से अकीदत हो सकती है, किसी को किसी से मोहब्बत हो सकती है, लेकिन एक नक्काद जब तनकीद करता है तो तनकीद के तकाजों को पेश नजर रखता है। ऐसा नहीं है कि तनकीद मोहब्बतों की होती है या तनकीद अकीदतों की बुनियाद पे होती है। अगर तनकीद मोहब्बतों अकीदतों का मरकज बन जाए तो फिर वो तनकीद नहीं रहती है। तनकीद तभी तनकीद रहेगी जब हम तनकीद के उसूल और ज़ाब्तों का ख्याल रखें। तो शिबली नुमानी ने ऐसा नहीं है कि ख्याल नहीं रखा है, लेकिन झुकाव एक फितरत है इंसान की, किसी न तरफ झुकाव ज्यादा हो जाता है। उनका अनीस की तरफ था। तो अनीस के हवाले से जो बात उन्होंने कही है, मगर वो सच्ची बात है। उन्होंने कहा कि अनीस और दबीर में फर्क यह है कि अनीस का जो अंदाज बयान है वो फसी है, सलीस है, सादा है, लेकिन दबीर के यहाँ जो अंदाज है वो मुगलक है, वो अदक है, वो मुश्किल पसंद है। और ये सच है, अनीस और दबीर मरसियों का जब आप मुतालिया करेंगे तो दबीर की जबान ज्यादा मुश्किल है और जो उन्होंने इस्तिलाहात और जो तराकीब इस्तेमाल की हैं वो मुश्किल हैं। अनीस ने आसान जबान में मरसिए कहे और यही वजह है कि अनीस के मरसिए दबीर के मुकाबले में ज्यादा मकबूल हुए। यही फर्क, जो उसलूब का फर्क है, वही ख्वानंदगी का फर्क भी है। जब दबीर मरसिया पढ़ते थे तो उनके लहजे में वो शगुफ्तगी और वो नरमी नहीं थी जो अनीस के मरसियों में थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तारीख में लिखी हुई है कि अनीस के खानवादे के अफराद जब दबीर की मजलिस में जाते थे तो कहा जाता था कि सिर्फ इतना सुनिए दबीर को कि जिससे लहजे का असर हमारे लहजे पे ना आने पाए, क्योंकि लहजे मुख्तलिफ थे एक दूसरे से। और अनीस के लहजे के बारे में हमारे नाकिदीन ने, हमारे उदबा ने, हमारे शोरा ने ज्यादा कुछ लिखा है और ज्यादा तहसीन की है। प्रोफेसर नैयर मसूद ने सवाने अनीस के नाम से किताब लिखी है जो बड़ी मार्कतुल आरा किताब है। अगर मीर अनीस को समझना है तो मैं कहता हूं कि जिसने सवाने अनीस नहीं पढ़ी तो वो अनीस को समझ ही नहीं सकता है। इतनी मुकम्मल और इतनी जामे किताब प्रोफेसर नैयर मसूद साहब ने लिखी है सवाने अनीस के उन्वान से। तो उस किताब में भी उन्होंने अनीस के हवाले से यही बात लिखी है कि अनीस का जो लहजा था वो दबीर से मुख्तलिफ था। तो लहजे मरसिए पढ़ने के मुख्तलिफ थे, अंदाज मुख्तलिफ थे, लेकिन ये भी एक सच है कि जितने चाहने वाले अनीस के थे उतने ही चाहने वाले दबीर के भी थे। इनमें हम ये नहीं कह सकते कि किसके चाहने वाले कम थे, किसके चाहने वाले ज्यादा थे।